हमारे जो टीवी जो मीडिया है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको लगता है वो अब जिम्मेदारी से काम कर रहा है? नहीं कर रहा सर। मुद्दे जो जरूरती मुद्दे हैं, भारत के किसान के जो मुद्दे हैं, जो इंसानियत के मुद्दे हैं, वो खत्म यानी कि ऐसा मीडिया उठा रहा नहीं है। टोटल मीडिया नहीं उठा रहा था। टोटल मीडिया एक भी टीवी चैनल वाला जो जितने भी चैनल है एक भी नहीं उठाता था। जो मुद्दे भारत के जो है असल मुद्दे हैं वो नहीं उठाते सर। वो ये जो लोगों के है ही नहीं, जो चीज लोगों को आवश्यकता की जो मीडिया की आवश्यकता वो चीज को उठाते हैं सर। गुमराह कर रहा है। गुमराह कर रहा है। आपको लगता है कि सत्ता का दबाव है मीडिया के ऊपर? और टोटल है उनकी चैनल है सर। हमारे को टोटल इसके ऊपर जो जितने भी चैनल किसके ये भी मालूम है सर हमारे। अच्छा, आप पता है आपको एनडीटीवी अभी किसका है? एनडीटीवी अभी अडानी का शेयर ले लिया सर। पहले अडानी है, अडानी ने शेयर ले लिया सर। उन्होंने उसको डाल दिया, घुसा दिया उसने। पहले इंडिया टीवी था, वो रविशंकर जो बोलते थे हम। रमेश को जानते हो आप? हाँ, हम देखते थे टीवी सर। अभी वो उसको हकाल दिया, 2-3 मीडिया वालों को सबको हकाल दिया सर। उनके ऊपर कैसा ओरिजिनल जो पत्रकार रहता है उनको रखते नहीं सर। करते थे बाहर अपने लोचे ले जाए, मानसिक तनाव से उनको भी खत्म कर दिया। सभी अच्छे पत्रकार को आप कह रहे हो कि हटा दिया सर। ये जैसे बीजेपी 2014 में आ गई तो पहले टारगेट किया, मीडिया को भी टारगेट किया उसने। अच्छा, मीडिया को जो है अंडर अरेस्ट कर दिया उनको, चड्डी बना। अच्छा, ये यूट्यूब देखते हो आप? हाँ, यूट्यूब थोड़ा देखते हैं हम। जो चीज़ है आपको मतलब कौन सा पत्रकार अच्छा लगता है? वो जो वानखेड़े है सर। अच्छा, वो अशोक वानखेड़े। हाँ, आपके महाराष्ट्र के यवतमाल का, हम उसके देखते हैं सर, अशोक वानखेड़े। हाँ, तो देखिए दोस्तों, किस तरह से जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूब के जो चैनल के जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया को खाता जा रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो जन सरोकार के मुद्दों को नहीं उठा रहा है, वो दिखा रहा है जो समाज में नहीं है, जो समाज में है, जो समस्याएं हैं समाज में, जिससे हर आम आदमी दो चार हो रहा है। उन चीज़ों के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी का जो मीडिया है वो उसके ऊपर बात नहीं करता। या वो बात करता है तो घुमा फिरा के बात करता है। वो डॉलर की मजबूती के ऊपर बात नहीं करता, वो रुपए की गिरावट के ऊपर जो है बात नहीं करता। वो सत्ता पक्ष का गुणगान करता हुआ दिखाई देता है और विपक्ष की आवाज़ों को कहीं ना कहीं दबाता हुआ दिखता है आपको। विपक्ष को आवाज़ को दबाव दिखता है जो क्योंकि आवाज़ें, ऐसा नहीं है कि आवाज़ें नहीं उठ रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, मगर आवाज़ें जनता तक सही तरीके से पहुंचाई नहीं जा रही। मीडिया नहीं पहुंचाता था वो चीज़ है। हाँ, उन आवाज़ों को ये लोग जो है, जैसे अशोक वानखेड़े जी को लाइक करते हैं। इनके प्रिय जर्नलिस्ट हैं, यही इसी क्षेत्र के आते हैं। और आपने ये रवीश कुमार ये सब का नाम सुना है? हाँ, सुना है। हाँ, देखते थे सर, मगर उनको जो उन्होंने हकाल कैसा है वो टीवी में अभी कहाँ काम कर रहे हैं वो मालूम नहीं अपने। मगर उनका यूट्यूब चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा यूट्यूब। और वो एक सर थे, उनके ऊपर उनके ऊपर केसा लगाई थी, मीडिया के अंदर में केसा लगाई थी। वो दिल्ली के थे सर। हाँ, वो चैनल देखते थे, उनको भी हकाल दिया, उनके फैमिली को टॉर्चर किया, उनके ऊपर केसा लगाया, उनको पत्रकार को बहुत यानी कंफ्यूजन में जी रहे हैं सर। वो बहुत तंग किया इन्होंने। तो यहाँ महाराष्ट्र में हकाल का मतलब होता है निकाल, मतलब निकाल दिया। हकाल दिया मतलब बोले तो निकाल दिया। तो बता रहे कि किस तरह से अच्छे जर्नलिस्ट को जो कभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में होते थे उन लोगों को किस तरह से जो बेदखल कर दिया, उस जगह से निकाल दिया। और मगर ये पत्रकारिता की लॉ कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल्स के यूट्यूब के ऊपर जो है चल रही है। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा जो रोल मेन स्ट्रीम मीडिया को निभाना चाहिए था, आज जो है वो उसको यूट्यूब जो है निभाता हुआ दिख रहा है। और ये सब गांव देहात में सबके अपने अपने पसंदीदा पत्रकार हैं और लोग जो है यूट्यूब के ऊपर जो है देखते हैं। हालांकि जब गरीब गुरबा लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग या हम कोई भी लोग जो है, जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा को खपाते हैं। और जब हम डेटा को खपाते हैं तो हम जो कहते हैं जियो टेलीकॉम का जेब भरते हैं, हम वोडाफोन का जो जेब भरते हैं, हम जो है उद्योगपति
जो एयरटेल के मालिक हैं सुनील मित्तल, उनका जेब भरते हैं। तो आज ऐसा नहीं है जो पहले कांग्रेस के ज़माने में जो टेलीकॉम जो डेटा जो बहुत सस्ता था, अब जो है डेटा जो है धीरे धीरे आप देखेंगे आटा से उसका रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। आटा जो हमारा एक आम आदमी का पेट भरता है, उससे भी ज़्यादा रेट धीरे धीरे डेटा का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेटा का कंजप्शन दिन पर दिन बढ़ रहा है। कारण ये है मनोरंजन के लिए भी बढ़ रहा है और सूचनाओं और इन्फॉर्मेशन के लिए भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए खबरें नहीं आती तो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अच्छा, ये अभी जो कपास का जो सरकारी जो रेट है, ये क्विंटल का कितना है आपको मालूम है? अभी जो इसमें डालते हैं गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी निकली उसमें 8,000 8,500 के करीबन है, ऐसा मेरा अंदाज। अच्छा, सरकारी खरीद जो है हाँ 8 से 8,500 में होती है। और मगर वो वही लोग बेच पाते हैं जिनके पास जो है अपने जमीन के पक्के पेपर है। जिनके पास पक्के पेपर नहीं है उनको जो है ये बीच के दलालों को बेचना पड़ता है मजबूरी। हाँ, तो वो उनका शोषण करते हैं। शोषण कर रहे हैं। तो ये जैसे सरकार यदि मान लीजिए 8 8,500 रुपये में कपास लेती है, तो ये बिचौलिए जो है, दलाल जो है, ये कितना टका में लेते हैं? ये सर ये टका ही रहता है, इनका परसेंट रहता ना। आज 8,500 में जाने का है तो 6,500 में जा रहा तो परसेंट लग रहे ना। ये ऊपर से फील्डिंग रहती है सर इनकी वाली। अच्छा, ऊपर से सारा सेटिंग रहता है सर ये। ओहो। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि कपास का जो अनुमानित MSP है वो 8 से 8,500 रुपये क्विंटल है। और जिन किसानों के जिनके छोटे खेत हैं, कम वो है, और मतलब जिनके अपने खेत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग अपना जो उपज है ये दलालों को, बिचौलियों को बेचने में मजबूर है। हर क्विंटल के ऊपर 1,000 से 1,500 रुपया डंडे मारते हैं, यानी कमीशन खाते हैं, जिसकी वजह से छोटे किसानों की कमर टूटती है। छोटे किसानों की कमर टूटती है। पर ये खाली महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, ये सभी, हाँ, ये पूरे भारत के किसानों की समस्या है। तो हम आज अभी जिस बेल्ट में है, इस बेल्ट की जो मुख्य फसल है वो कपास है। इसके अलावा यहाँ पर क्या उगता है? तुअर उगता, ऑलराउंडर है सर। ये कपास मेन ये है, मगर ऑलराउंडर गेहूँ पकता है, चना पकता है, 3-4 महीने का बीज है ना वो फसल है। तो इसके बाद में पकते हैं। मगर यहाँ की जो जमीन है, इरिगेशन एरिया नहीं सर ये। अच्छा, पानी की कमी है यहाँ? पानी की कमी है यहाँ, बोले तो ये कोरडवाहू जमीन है। पूरा एरिया जो है ना टोटल जो नदी के उधर के साइड का इरिगेशन एरिया है, बहुत हल्की जमीन है सर। अच्छा, हल्की। और इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे सर। यहाँ जो खाली एरिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ से 300-400 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है सर यहाँ पे। जी। पहले जो यहाँ के लोग थे मजदूरी करते थे, ये किसान मजदूर लोग थे यहाँ पे। 10% किसान है, 90% मजदूर लोग है यहाँ पहले काम करते थे। वो जो गवर्नमेंट की समझो बंद हो गया, गवर्नमेंट एरिया चलेगा ये। पहले प्राइवेट यानी ऐसा एरिया था। ये सरकार ने इसको जो है एक्वायर कर लिया सर। हाँ। पहले काम करते थे मगर अभी नहीं काम कर रहे सर, तो इसके वजह से अभी भी यहाँ पर जो है 90% आप बता रहे मजदूर है सर। मजदूर है, 10% ही जो है किसान है, जिनकी अपनी खेती किसानी है। बाकी सभी लोग जो यहाँ पर जो मजदूर MIDC का एरिया होने को होना सर, हमारे हिसाब से काम करने का जो जरिया है या MIDC होने को होना सर। अच्छा, ये यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है? कुछ इंडस्ट्री एरिया नहीं। यहाँ देवली के पास में 2-3 कंपनियां हैं। यहाँ पूरा टोटल खाली है बेड। वर्धा जिले के अंदर में टोटल खाली है MIDC। और ये जो सर्कल है पूरा टोटल, यहाँ MIDC तो होना ही जरूरी है सर। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MIDC का फुल फॉर्म है। और हमारे भाई जो 10वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है और इतने वेल इन्फॉर्म्ड है, ये कहते हैं कि इस एरिया में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बेल्ट को डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले। यहाँ पर रोज़गार की कमी में जो जितने गरीब गुरबा लोग हैं वो जो खेत के ऊपर जो है मजदूरी कर रहे हैं या तरह तरह की, और उनको अपनी जो मजदूरी है महंगाई के हिसाब से वो मजदूरी नहीं मिल पा रही। और सरकारी स्कूलों का हाल भी बताते हैं कि बहुत ख़राब है, और प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी इनसे वो करके कि हम इतने रूरल एरिया में हैं, इतने रूरल एरिया में भी ये भाई इस बात को जानते हैं
कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो यानी रुपया पतला हो रहा है। रुपया पतला हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहले रुपए के गिरावट को, रुपए के पतलेपन को प्रधानमंत्री की गरिमा से जोड़ करके देखा जाता था। आज वही रुपया इतना कमज़ोर हो चुका है और 90 को पार कर चुका है, तब भी जो उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से बात पहले कांग्रेस की सरकार में हुआ करती थी। जब कांग्रेस की सरकार में यही डॉलर जब मजबूत होता था तो बड़े बड़े जो फिल्मकार, अदाकार लोग तरह तरह की बातें करते थे। जूही चावला कहती थी शुक्र है कि मैंने डॉलर का अंडरवियर पहना हुआ है, यदि मैंने रुपए का अंडरवियर पहना होता तो आज जो है पता नहीं कितनी बार मेरा अंडरवियर नीचे गिर रहा होता। तो इस तरह का व्यंग्य किसी समय में जब डॉलर की मजबूती होती थी तो सेलिब्रिटी लोग किया करते थे। रुपया कमज़ोर होने का मतलब होता है कि हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ना। हम जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो बाहर से मंगाते हैं, और जब रुपया कमज़ोर होता है यानी डॉलर मजबूत होता है तो उसका सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है हमारी विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर। और विदेशी मुद्रा भंडार ही किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का, आर्थिक तरक्की का, आर्थिक शक्ति का सूचक होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं मतलब ऐसे जगह पर पुलगांव में खड़ा हूँ जहाँ पर जो हमारे गरीब गुरबा मजदूर लोग भी इस बात को जानते हैं कि हमारी मुद्रा यानी हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से यदि पेट्रोल और डीजल के ऊपर इसका दबाव आएगा तो महंगाई आएगी तो किसकी कमर तोड़ेगी? महंगाई कमर तोड़ेगी गरीब आदमी की और लोअर मिडिल क्लास की। मैं जहाँ पर हूँ ये बिल्कुल एकदम गांव देहात का रूरल एरिया है और यहाँ पर भी लोग जानते हैं कि रुपया पतला हो रहा है। यदि रुपया पतला हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो रही है। और कोई भी देश वहाँ के लोगों से होता है। यदि हर आदमी की जेब में पैसा होगा तो निश्चित रूप से बाजार चलेंगे तो सबकी जेब में पैसा आएगा, सबकी जेब में पैसा आएगा तो ही हम एक विकसित देश बन पाएंगे। 2047 का जो हमारा उद्देश्य है कि 2047 तक हम विकसित देश बनने की दौड़ में है, उस दौड़ को पूरा करने के लिए हर आम आदमी की जेब में पैसा आना जरूरी है। तो कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं मेरे बाल साहब अनिल दुफारे। मैं हूं इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में। आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहा हूं। अगले किसी और पड़ाव पर चलेंगे। धन्यवाद।